नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं खान क्वेस्ट द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास की, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इसमें एंट्री से भारत की जो एंट्री हुई है इस खान क्वेस्ट में, इससे जो चीन है भारत का पड़ोसी देश, वो बौखलाया हुआ है। तो हम देखेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या और चीन क्यों परेशान है। भारत की खान क्वेस्ट में जो एंट्री है ये भारत के संदर्भ में चीन को क्यों चुभ रही है, और इसी के संदर्भ में पूरे घटनाक्रम को समझेंगे, आखिर पूरा घटनाक्रम है क्या। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो खान क्वेस्ट है आखिर ये है क्या, किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी, शुरुआत कब की गई थी, इसके तहत क्या क्या कार्य, क्या क्या गतिविधियां संचालित होती हैं, उस पर हम बात करेंगे। खान क्वेस्ट के संदर्भ में जुड़े हुए जो भी तथ्य होंगे उन पर हम बात करेंगे, और चीन की जो बेचैनी है आखिर वो क्यों है, इस पर सबसे महत्वपूर्ण रूप से हम बात करेंगे। इसके अलावा इस पूरे कह सकते हैं कि सैन्य अभ्यास में देखें तो जो मंगोलिया है वो केंद्र बिंदु में है, तो मंगोलिया की आखिर क्या दिक्कतें हैं चीन को लेकर, और भारत मंगोलिया के बीच के जो संबंध हैं वो कैसे विकसित हो रहे हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनकी शुरुआत कब हुई थी, इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, उन पर हम बात करेंगे। और इसके साथ ही मंगोलिया से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड ईयर मेगा सेल के तहत कुछ महत्वपूर्ण जो लाइव ऑनलाइन कोर्स हैं उन पर एक बड़ा डिस्काउंट आपको प्रदान किया जा रहा है। जिन कोर्स पर ये डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है उन पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उनमें सबसे जो पहला है आईएएस-जीएस फाउंडेशन कोर्स है, जो कि पीटी और मेंस के तहत लाइव और ऑनलाइन के जो कार्यक्रम है उस तौर पे संचालित होता है। और इस आईएएस-जीएस फाउंडेशन कोर्स के तहत संचालित जितने भी विभिन्न कोर्स हैं उन पर आपको 60% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। यानी कि इन सभी कोर्स के लिए जो भी निर्धारित फी है उस पर 60% की छूट आपको दी जा रही है। जैसे जो पहला कोर्स है जीएस ओनली का, जिसमें केवल सामान्य अध्ययन पूरा आपका कवरेज होगा, ये पीटी मेंस का पूरा सिलेबस होगा, जिसके लिए निर्धारित जो फीस है वो 1,10,000 है। लेकिन अब 60% की छूट के बाद ये जो कोर्स है आपको केवल 50,000 में प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही जो विभिन्न कोर्स हैं इन पर ये डिस्काउंट आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो यहाँ पर 12 से 17 जून 2025 है। तो इस समय सीमा में अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी कोर्स पर जो किस्त है, ईएमआई की जो सुविधा है वो भी आपको उपलब्ध है। पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं, यानी कि अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा जो भी आयोजित होने वाली परीक्षाएं, उनके संदर्भ में संस्कृति आईएएस के द्वारा जो भी कोर्स संचालित किए जाते हैं उन पर अप टू 70 to 75% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। और ये जो छूट है ये भी कब तक वैलिड है, तो 12 से 17 जून 2025 तक है। इसके अलावा हाल ही में जो 71वीं बीपीएससी है उसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन है, इसके संदर्भ में इस परीक्षा के लिए संस्कृति के द्वारा 71वीं बीपीएससी पीटी टारगेट बैच संचालित किया जा रहा है, जो कि 70 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कोर्स में महत्वपूर्ण जो इसके की फीचर्स हैं, डेली आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे, प्रत्येक संडे को करंट अफेयर्स की कक्षाएं आपको प्राप्त होंगी, प्रत्येक विषय के पीडीएफ जो क्लास नोट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, रेगुलर स्तर पे जो सेक्शनल टेस्ट हैं वो भी दिए जाएंगे। इसके लिए निर्धारित जो फीस है वो 20,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये आपको 4,500 में मात्र प्राप्त होगा। नामांकन प्रारंभ है। खास बात इस कोर्स की है कि इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पूरी तरह से निःशुल्क है। तो ये सूचना थी, और अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके आप अपने शंका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये अब अपने न्यूज़ पे आते हैं। चीन को बहुत चुभेगा भारत और मंगोलिया का ये कदम। अब क्या कदम उठाया है भारत मंगोलिया ने, और वो क्या है, तो वो है खान क्वेस्ट। और ये जो द्विपक्षीय कह सकते हैं, ये जो सैन्य अभ्यास है, इसके संदर्भ में भारतीय सेना की एक जो टुकड़ी है वो अभ्यास जो खान क्वेस्ट है, जो एक्सरसाइज है, उसके लिए अब मंगोलिया पहुंच चुकी है। और खान क्वेस्ट का जो आयोजन है वो 14 से लेकर 28 जून 2025 तक किया जाएगा। भारतीय सेना के
इस दल में 40 जवान शामिल हैं जो मंगोलिया पहुंच चुके हैं। और मंगोलिया में सैन्य अभ्यास के लिए जो भारतीय सेना है वो पहुंच चुकी है। और दुनिया के सभी देशों की जो सेनाएं हैं अन्य देशों के साथ क्या करती हैं, कोई ना कोई सैन्य अभ्यास करती हैं। और इसी तरह के सैन्य अभ्यास के क्रम में देखें तो यहाँ पर जो अपना प्यारा देश इंडिया है, जो भारत है, भारत की जो सेना होती है वो भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ क्या करती है, एक्सरसाइज करती है, सैन्य अभ्यास करती है। और इसी बीच भारत की आर्मी के जो जवान हैं वो एक देश से क्या करते हैं, सेना के साथ दूसरे देश के सेना जो होती है उसके साथ अभ्यास करते हैं। और इसी क्रम में देखें तो इस तरह का जो एक अभ्यास है जो कि भारतीय सेना के लगभग 40 जो जवान हैं वो पहुँचे हुए मंगोलिया खान क्वेस्ट अभ्यास में भाग लेने के लिए। और इसी कारण से अब चीन को मिर्ची लगी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने एक पूरा बयान जारी किया है और इस पूरे अभ्यास के जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको शेयर किया है। तो इस कारण से अब देखें तो ख़ास तौर पे ये दोनों देशों के बीच में जो एक अभ्यास है खान क्वेस्ट, ये चर्चा में आ चुका है। तो इसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि भारतीय जो सेना है, सेना की जो टीम है उसके बारे में बाकायदा ये कहा गया कि जो खान क्वेस्ट है तो यह इसके संदर्भ में भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय सेना के एक दल जिसमें 40 जवान शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसकी एक बटालियन के भी जवान शामिल हैं। तो ये क्या है कि मंगोलिया में खान जो क्वेस्ट नाम का जो अभ्यास है उसके लिए वहाँ पर जो उलान बटोर शहर है वहाँ पहुँच चुका है ये पूरा दल भारतीय। और मंगोलिया पहुँचे जो भारतीय दल है उसमें महिला जो सैन्यकर्मी हैं वो भी शामिल है, यानी इसमें जो फीमेल्स कह सकते हैं कि सैन्यकर्मी है भारत के वो भी शामिल है। तो ये एक तरह से देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अभ्यास होने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर जो खान क्वेस्ट जिस अभ्यास की हम बात कर रहे हैं आखिर ये है क्या। तो देखिए ये क्या है कि एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग क्या है, एक्सरसाइज है, बहुपक्षीय जो शांति सैन्य अभ्यास होता है उस तौर पे इसे जाना जाता है। और ये इसका जो आयोजन है हर वर्ष मंगोलिया देश की जो राजधानी है उलान बटोर जो शहर है वहीं पर क्या की जाती है, इसका आयोजन किया जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो अभ्यास है ये मंगोलिया की जो सेना है, मंगोलियन आर्म जो फोर्स है और जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक जो कमांड है उसके सहयोग से क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। अब समझिए इसका निहितार्थ। इसमें मुख्य रूप से क्या है कि यहाँ पर जो खान क्वेस्ट की हम बात कर रहे हैं इसमें क्या है कि दो देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो जहाँ पर ये हो रहा है मंगोलिया का जो उलान बटोर शहर है तो मंगोलिया मेज़बान इसका है, तो ये तो महत्वपूर्ण हो गई। दूसरे तरफ से देखें तो इसमें जो सहयोगी देश है वो यूएसए है, अमेरिका है। और अब इसमें कौन शामिल होने जा रहा है, अब वो भारत शामिल होने जा रहा है। और इससे पहले थोड़ा सा अगर हम बात करें तो हाल के समय में देखें तो लगातार जैसे क्वाड जैसे जो बड़े कह सकते हैं कि एक संगठन है उसमें जो भारत की कहीं ना कहीं एक मेंबरशिप है, भारत उसका मेंबर है। तो उसको लेकर भी लगातार चीन कई सारे मंचों पर बोल चुका है कि इस तरह के जो भी सैन्य अभ्यास या इस तरह के जो संगठन स्थापित किए जा रहे हैं वो क्या है कि वो चीन को काउंटर करने के लिए है, चीन को कहीं ना कहीं पीछे करने के लिए है। तो क्वाड के संदर्भ में जो कि चीन ने ये कहा था कि क्वाड का जो स्वरूप है वो अपने मूल उद्देश्य से जिसके लिए वो बनाया गया था अब वो नहीं रह के बल्कि एक सैन्य एक गठबंधन हो चुका है। तो उसको लेकर भी लगातार भारत से अपील की थी चीन ने कि भारत को कहीं ना कहीं ऐसे संगठनों का बहिष्कार करना चाहिए, उन्हें छोड़ना चाहिए और हमारे साथ आकर जैसे रिक जैसे जो संगठन है जिसमें भारत रूस और चीन है, तो ऐसे संगठन को अब फिर से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। अब उसी क्रम में अब अगर फिर भारत यूएसए जैसे जो सुपर पावर्स हैं और ख़ास तौर पे जो यूएसए है और जो चीन है इनके बीच इस समय जो स्थिति है वो क्या है, वो खराब बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत भी मंगोलिया, यूएसए और अन्य देशों के साथ जो अभ्यास करता है तो इससे क्या है कि अब चीन का परेशान होना लाजमी है और चीन इससे परेशान भी है।
तो ये हमने देख लिया। दूसरी बात करें कि ये जो अभ्यास है खान क्वेस्ट, जो खान क्वेस्ट है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो सैन्य अभ्यास है, इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें कि आखिर ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये जो अभ्यास है ये वर्ष 2003 में स्टार्ट हुआ था। अमेरिका और मंगोलिया के बीच में देखें तो एक द्विपक्षीय जो सैन्य अभ्यास होता है उस रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। तो प्रारंभ में अगर हम बात करेंगे तो ये मंगोलिया और यूएसए के बीच में एक बाइलेटरल आप कह सकते हैं कि क्या था कि एक आर्म्ड एक्सरसाइज के तौर पे इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद देखें तो वर्ष 2006 से इसे बहुपक्षीय रूप से स्वीकार किया गया, इसका आयोजन शुरू हो गया और अब इस वर्ष यानी कि 2025 में इसका क्या हो रहा है कि उसी क्रम में जो 22वां संस्करण है, 22nd जो एडिशन है, जो संस्करण है, उसका आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर शहर में किया जा रहा है। तो ये इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अभ्यास के जो कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उनकी अगर बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जो शांति है उस तरह के जो मिशन हैं उन मिशनों के लिए तैयारी करना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी तनाव है, संघर्ष है, युद्ध है, कोई विषम परिस्थिति है, प्राकृतिक आपदा है, तो वहाँ पर विभिन्न जो शांति मिशन है वो संचालित करते हैं। और इस तरह के जो भी मिशन होते हैं उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के जो कह सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह के किसी भी विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो अभ्यास है ये किया जाता है। विभिन्न देशों की जो सेनाएं हैं उन सेनाओं के बीच में एक कह सकते हैं कि जो संचालन है उस संचालन के स्तर पे जो एक समन्वय है, जो एक दूसरे को सहयोग देने की बात है, ये सुनिश्चित किया जाता है इस तरह के खान क्वेस्ट जो अभ्यास है इन अभ्यासों में, ताकि जब कभी ज़रूरत पड़े तो कहीं अगर मिशन यूएन संचालित करता है तो उसके जो विभिन्न कह सकते हैं कि बटालियंस हैं जो अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में एक आपसी रेगुलेशन के स्तर पे, सर्कुलेशन के स्तर पे जो एक इंटीग्रेशन होता है, समन्वय होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात हो, वो देखने को मिले। जिस कारण से जो भी शांति है, जो मानवीय सहायता है, आपदा प्रबंधन की जो स्थिति है, तो ऐसे जो अभियान हैं उसके संदर्भ में जो भी सैनिक हैं उनको क्या किया जा सके, उन्हें ट्रेंड किया जा सके, उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यही नहीं, जो खान क्वेस्ट जो एक अभ्यास है इसका जो मुख्य कह सकते हैं कि जो उद्देश्य है, जो मोटो है, वो यही है कि विश्व में जो शांति है उसके लिए भाग लेने वाली जो भी सेनाएं हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनके बीच में जो आपसी सहयोग है, समन्वय है, वो बेहतर बनाया जाए। और ये जो अभ्यास है खास तौर पे जो वैश्विक शांति है उसी के संदर्भ में क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मानवीय जो भी सहायताएं हैं उन अभियानों के लिए कहीं ना कहीं ये संचालित किया जाता है। तो इस कारण से मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए यूएन के द्वारा इस तरह के जो अभ्यास हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होते हैं। और इस बार चूँकि मंगोलिया में 14 से 28 जून तक इसका पूरा आयोजन होने जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो भी सैन्य मानक है इस पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पूरा अभ्यास होता है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो सैन्य मानक हैं उन सैन्य मानकों के अंतर्गत क्या होता है, इसका पूरा आयोजन किया जाता है। इस अभ्यास से सैनिकों को कहीं ना कहीं देखें तो एक असामान्य और तनावपूर्ण हालत में त्वरित जो निर्णय है वो लेने की दिशा में विभिन्न देशों की जो सेनाएं हैं उनके साथ जो एक आपस में जो सामंजस्य समन्वय बनाने की स्थिति है, सपोर्ट देने की स्थिति है, जो साझा कह सकते हैं कि एक सपोर्ट है वैश्विक स्तर पे, उसके लिए तैयार रखने की जो मदद करने की बात है, ट्रेंड करने की बात है, वो सुनिश्चित किया जाता है। और इसी के संदर्भ में देखें तो जो भारत है, भारत भी क्या कर रहा है, अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित कर रहा है। भारत हर साल जो खान क्वेस्ट अभ्यास है जो कि कोलंबिया में होता है, तो इसमें अपने सैनिक भेजता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय सेना इसमें भागीदारी कर रही है। और भारत वैश्विक शांति की स्थापना और बहुपक्षीय जो सैन्य अभ्यास हैं उस संदर्भ में हमेशा जो सहयोग है वो देते रहा है।
ये जो अभ्यास है भारतीय सेना के विभिन्न देशों की जो सेनाएं हैं उनके साथ मिलकर काम करने और अंतर्राष्ट्रीय जो सैन्य मानक हैं उनको अपनाने का एक अवसर भी भारत को प्रदान करती हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा भी अगर देखें तो बहुत सारी बातें हैं खान क्वेस्ट से जुड़ी हुई। सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का जो पिछला संस्करण है वो 27 जुलाई 9 अगस्त के बीच में 2024 में ये आयोजित किया गया था। ये अभ्यास 2003 से स्टार्ट हो चुका है और 2006 से ये अभ्यास बहुराष्ट्रीय जो शांति स्थापना है उसके तौर पे लगातार संचालित किया जा रहा है। सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस समय इसमें जो मूल मेंबर कह सकते हैं तो मंगोलिया और यूएसए शामिल थे। एक तरह से द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के तौर पे था, लेकिन बाद में ये बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास के तौर पे हर वर्ष मंगोलिया में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये पूरा मुद्दा था। अब बात करें एक महत्वपूर्ण मुद्दे की, चीन की बेचैनी। चीन आखिर क्यों परेशान है? तो भारत इस अभ्यास में तो हर वर्ष क्या करता है, जो पार्टनरशिप है, जो भागीदारी है वो करता है। और 2024 में भारतीय सेना का जो राजपूत राइफल्स है उस यूनिट ने भाग लिया था। इस बार कुमायूं जो रेजिमेंट है इसके 22वें एडिशन में 2025 में भाग लेने के लिए मंगोलिया पहुंच चुका है। तो अपने सैनिकों को जो विविध अंतर्राष्ट्रीय जो अनुभव है वो प्रदान करने के लिए भारत अपने भागीदारी को सुनिश्चित करता है। विश्व शांति, मानवीय सहायता, आपदा वाले क्षेत्र, ऐसे जो मुद्दे हैं उनके संदर्भ में जो भारत है वो अपने सेना को भेजता है। चीन को भारत जो मंगोलिया है, यहाँ पर ख़ास तौर पे इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो एक रिलेशन है, वो जो संबंध है वो क्या हो रहा है, लगातार प्रगाढ़ हो रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है। तो जो दोनों देशों के बीच में एक नज़दीकी की बात है वो क्या हो रही है कि ये खटक रही है किसको, तो ये चीन को कहीं ना कहीं खटक रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन को मिर्ची लग गई है। मंगोलिया भले ही चीन का पड़ोसी देश है और ऐतिहासिक साझेदार भी है, लेकिन उसकी भारत और अन्य जैसे अमेरिका के साथ जो सैन्य भागीदारी है उस भागीदारी से क्या है कि अब चीन परेशान है। क्योंकि एक तरफ से पहले देखें तो यूएसए ही मंगोलिया का क्या था, महत्वपूर्ण जो भागीदार था। उसके बाद क्या है कि दुनिया के विभिन्न देशों के साथ चीन का एक महत्वपूर्ण जो प्रतिद्वंदी है वो भी इसमें मंगोलिया के साथ खड़ा हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं जो चीन है वो परेशान हो गया है। तो इस तरह की जो भागीदारी है, खासतौर पे सैन्य जो भागीदारी है, उससे कहीं ना कहीं बीजिंग जो है, बीजिंग की आंखों में ये चुभ रहा है। ऐसे में भारत की जो उपस्थिति है वो न केवल एक रणनीतिक स्तर पे भारत चीन के लिए क्या हो सकती है, वो चुनौती प्रस्तुत कर सकती है। क्या कर सकती है? एक चुनौती प्रस्तुत कर सकती है और इस कारण से चीन खास तौर पे परेशान है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जो इंडो पैसिफिक इलाके हैं उसमें जो दखल है उसको संतुलित करने की एक सूझबूझ जो रणनीति है वो ये है द्विपक्षीय या बहुपक्षीय जो शांति सैन्य अभ्यास है। और इस कारण से जो चीन है वो हमेशा परेशान है। अब इस पूरे मसले में देखें कि थोड़ा सा अगर मंगोलिया की हम बात करते हैं तो मंगोलिया इस पूरे मुद्दे में परेशान है। मंगोलिया के पीछे भी क्या है, कुछ चुनौतियां हैं। अगर मंगोलिया की हम बात करते हैं कि आखिर मंगोलिया के लिए क्या चिंता है, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। तो देखिए मंगोलिया को कैसे परेशान करता है चीन, क्योंकि हमेशा मंगोलिया को क्या करता है, चीन काउंटर करता है। तिब्बती जो आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा, जब वो 2016 में 2016 में मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर गए हुए थे तो उस समय चीन बौखला गया था। मंगोलिया के खिलाफ देखें तो एक तरह से जो एक सख्त कदम है वो उसने उठा दिए थे। दूसरी बात देखिए, मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड देश है। अगर आप थोड़ा सा मैप पे हम देखेंगे जो मंगोलिया की स्थिति है उसके बारे में हम देखेंगे तो जो मंगोलिया है ये पूरी तरह से क्या है कि स्थलबद्ध ये एक देश है। पूरी तरह से क्या है, जिसकी सीमाएं क्या है कि लैंडलॉक्ड है। चारों तरफ से क्या है कि स्थलीय भूमि से वो घिरा हुआ है और इस कारण से सीधे उसकी जो पहुंच है
वो क्या है कि व्यापार के लिए देखें तो डायरेक्ट किसी देश के साथ नहीं हो पाती है। लेकिन इस पूरे मसले में देखें तो जो चीन है, चीन के चूँकि सीमाएं चारों तरफ से घिरी हुई हैं, इसका फ़ायदा उठाता है कौन? तो इसका फ़ायदा पड़ोसी देश चीन उठाता है। चीन ने मंगोलिया के बेहद अहम जो क्रॉसिंग है, जहाँ से वो किसी दूसरे के साथ व्यापार या जो भी संबंध है वो आवागमन कर सकता है, उनको कहीं ना कहीं ब्रेक कर डाला, उन्हें बंद कर डाला है। और इसके अलावा जो बीजिंग है, बीजिंग ने चीन और मंगोलिया के बीच में जो कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कमोडिटी जो शिपमेंट थे, उन पर बड़े स्तर के जो टैरिफ है, जो टैक्स है, जो कर है, वो लगा दिए हैं। और मंगोलिया अपनी जो भी इसकी फिनेंशियल जो चिंताएं हैं, जो भी वित्तीय परेशानियां हैं, उन वित्तीय परेशानियों से क्या है कि सबसे अधिक चिंतित है, क्योंकि लगातार जो चीन के ऊपर उसकी निर्भरता है, उस कारण से चीन उसके ऊपर हमेशा दबाव बनाते रहता है। मंगोलिया जो अपनी समस्याओं से निपटने के लिए चीन के साथ हमेशा जो ऋण है उस पर ऋण लेने पर बातचीत करता है, लेकिन चीन ने ऋण पर चर्चा करने की जो बातचीत है वो भी रोक दी है। और मंगोलिया को बीजिंग से लगभग देखें तो $4.2 बिलियन ऋण मिलने की जो उम्मीद थी वो अब ख़त्म हो गई है। और इसी के संदर्भ में देखें तो चीन हमेशा चाहता है कि जो मंगोलिया है वो चीन की छत्र छाया में हमेशा बना रहे। अब चूंकि दुनिया के कई सारे जो देश हैं वो मंगोलिया के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं, जैसे यूएसए है, भारत है, तो अब इससे क्या है कि उसकी जो छटपटाहट है वो अब खुलकर सामने आ रही है। और चीन चाहता है कि हमेशा मंगोलिया उसकी छत्र छाया में ही रहे। और अब एक जो कूटनीतिक जो स्वतंत्रता की तलाश है वो मंगोलिया कर रहा है, जिसके लिए वो भारत जैसे जो रणनीतिक साझेदार हैं उनके साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। तो इस कारण से जो चीन है वो अब परेशान हो रहा है। अब देखें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी उठ गया है कि भारत और चीन के बीच में एक तरह से देखें तो जो मंगोलिया है ये क्या हो चुका है, एक अखाड़ा की तरह बन चुका है। कहीं ना कहीं देखें जहां स्थिति होती है कि आने वाले समय में कि एक ऐसा प्लेस जहां दो जो भी गुट हैं, दो देश हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपस में जो भी उनके प्रतिस्पर्धा है वो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार मंगोलिया के साथ कोई सहयोग की, कोई रक्षा सहयोग की रणनीति बना रहा, ये नई बात नहीं है। काफ़ी पहले जो नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास है वो बरसों से क्या है कि भारत और मंगोलिया के संदर्भ में होते रहे। तो इस तरह के जो नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास हैं ये पहले से होते रहे। तो अब जो ये खान क्वेस्ट हो रहा है, ये जो अभ्यास हो रहा है, तो इससे उसे परेशान नहीं होना चाहिए। तो एक लंबा जो एक अभ्यास का इतिहास है वो भारत का मंगोलिया के साथ रहा है। और ये जो अभ्यास हो रहे हैं ऐसा नहीं कि किसी ऐसे उद्देश्य के लिए हो रहा है कि किसी दूसरे चीन को हम काउंटर कर रहे हैं, बल्कि ये जो पूरा अभ्यास है एक प्रशिक्षण के तौर पे हो रहा है। ख़ास तौर पे आतंकवाद निरोध स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो भी शांति अभियान है, जो भी आपदा वाली परिस्थितियां हैं, उनके सिमुलेशन के संदर्भ में जो भी एक्टिविटी है वो संचालित की जा रही हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ये सामान्य बातें हैं। भारत मंगोलिया के साथ देखें तो सिर्फ सैन्य ही नहीं, अगर हम बात करेंगे तो भारत और अगर मंगोलिया की हम बात करें तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो रिलेशन है वो डिफेंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब क्या है कि ये जो रिलेशन है ये डिफेंस से आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है कि अब आर्थिक संदर्भ में भी क्या है कि दोनों के बीच में जो संबंध है वो बेहतर हो रहे हैं। और दूसरे तरफ रिलीजियस संदर्भ में भी देखें तो अब क्या है कि धार्मिक स्तर पे भी दोनों के बीच में जो संबंध है वो पहले से बेहतर हो रहे हैं। और हमेशा भारत की ये कोशिश रही है, भारत का ये एफर्ट रहा है, ये कोशिश रहा है कि वो चीन को क्या करे, एक तरह से बाईपास करे। हमेशा क्या किया है कि भारत ने चीन को बाईपास करके कहीं ना कहीं जो मंगोलिया है, मंगोलिया से बड़े स्तर पे अगर देखेंगे तो जो कोल है, जो कुकिंग कोल होता है, जो तांबा है, जो कापर है,
जो रेयर अर्थ जो एलिमेंट है, जो खास तौर पे इस समय मुद्दा बने हुए हैं पूरे दुनिया में कि सबसे बड़ा जो रेयर अर्थ जो एलिमेंट है उनका जो उत्पादक है वो चीन है, और चीन ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, जिस कारण से देखें तो दुनिया भर में एक हाहाकार मचा हुआ है। तो भारत हमेशा क्या है कि इस तरह के जो भी खनिज है इन पर जो निर्भरता है उसके लिए चीन को बाईपास करता है। इसके लिए भारत को रूस को ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में देखना पड़ता है। 2015 में इसी को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने भारत के पीएम ने नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने मंगोलिया की यात्रा की थी, और इस ऐतिहासिक यात्रा में देखें तो $1 अरब जो क्रेडिट है वो देने की बात कही थी मंगोलिया को। लेकिन मंगोलिया के साथ इसके बाद भी बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिलती हैं। उसकी चीन पर जो हद से ज़्यादा एक निर्भरता है वो एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जो मंगोलिया है इसकी जो निर्भरता है वो सबसे अधिक क्या है कि इस समय चीन के ऊपर है, और ये सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है किस पर, मंगोलिया के लिए। जबकि ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के लिए वो रूस पर निर्भर है, लेकिन बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो क्या है कि वो चीन पर है, और ये निर्भरता थोड़ी बहुत नहीं है बल्कि 70% है। लेकिन अन्य जो निर्भरता है उस पर अगर देखेंगे तो वो रूस पर निर्भर करता है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात है कि कैसे अपनी निर्भरता को वो कम करता है, और दूसरे देशों के साथ, महाशक्तियों के साथ जो उसकी अपनी पकड़ है, चाहे वो सामरिक स्तर पे देखें, आर्थिक स्तर पे देखें, अभ्यास के स्तर पे देखें, सपोर्ट के स्तर पे देखें, तो उनके स्तर पे कैसे वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान के साथ मंगोलिया की जो भौगोलिक नज़दीकी है, इससे अमेरिका के लिए एक जो रणनीतिक स्थिति है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी के संदर्भ में चीनी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने चेतावनी देते हुए ये कहा कि मंगोलिया को अब समझना होगा कि चीन और रूस दोनों जो हैं उनसे वो कट कर नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी जो निर्भरता है इन्हीं दोनों देशों पर है। और एक तरह से देखें तो चीन कई सारे मामलों में जो रूस है उससे उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है, तो वो चाह रहा है कि हम रूस का साथ लेते हुए हमेशा मंगोलिया को अपने दबाव में रखें, अपने छत्र छाया में रखें, और सामरिक स्तर पे जो सहयोग है वो हमेशा बीजिंग को मंगोलिया देते रहे और कभी चीन के लिए चिंता का विषय न बने। तो ये एक महत्वपूर्ण हमने दोनों देशों के बीच में जो भी संबंध है उन पर हमने बात की। अब अगर हम बात कर लें एक दो और चीज़ों पर, जैसे अगर देखें तो भारत और मंगोलिया के जो संबंध हैं, तो इसके संदर्भ में हमने बताया कि 2015 में अपने पहले कार्यकाल में ही देश के जो इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने वहाँ की यात्रा की थी। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक रणनीतिक फैसला था। इस दौरान भारत ने मंगोलिया को $1 अरब का जो ऋण सहायता है वो प्रदान की थी, जो काफ़ी चर्चा में रहा था। मंगोलियाई जो संसद है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, और ऐसा करने वाले पहले विदेशी नेता बने थे। इसके बाद 2019 में देखें तो भारत और मंगोलिया ने स्पेस के संदर्भ में, अंतरिक्ष के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जो एग्रीमेंट है वो किया। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो भारत जो मंगोलिया है, दोनों क्या है कि वर्ष 2009 से 2009 से असैन्य जो परमाणु समझौता है वो कर चुके हैं। इसके अलावा भारत और मंगोलिया के बीच में संयुक्त कार्य जो समूह है वो उसकी सालाना बैठक होती है। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो जो मंगोलिया है, भारत है, चीन, तो इनके बीच में एक मंगोलिया क्या हो चुका है, एक रणनीतिक लड़ाई का केंद्र बन गया है। फर्क यह है कि भारत वहाँ साझेदारी और सामान का जो मॉडल है वो पेश कर रहा है, जबकि जो चीन है वो लगातार मंगोलिया के ऊपर दबाव बना रहा है। मंगोलिया आने वाले समय में किसका साथ देते रहेगा इसका फैसला मंगोलिया को करना है, लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि अब भारत जो है सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है, बल्कि वो मंगोलिया तक अपनी जो रणनीतिक मौजूदगी है वो पहुंचा चुका है। तो ये पूरा मुद्दा था जिसके ऊपर हमने बात की। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण जो विषय है वो क्या है, मंगोलिया। अब मंगोलिया की थोड़ा सा उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लोकेशन है उन पर हम बात कर लेते हैं। आखिर जो मंगोलिया है इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो कहाँ पर है, एशिया में इसकी भौगोलिक अवस्थिति है, ये आप देख सकते हैं। और पूरी तरह से आप देखिए तो ये क्या है, एक लैंड लॉक्ड क्या है, एक स्थलबद्ध क्या है, एक कंट्री है।
मंगोलिया जो है इसकी जो सीमा है कई सारे देशों से लगती है। दक्षिण में देखेंगे तो पूरा जो चीन वाला क्षेत्र है ये पूरा चाइना का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। उत्तर में देखेंगे तो ये पूरा रूस वाला क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये अलग बात है कि मंगोलिया की जो सीमा है वो सीधे अगर देखें तो कजाकिस्तान से नहीं मिलती है, लेकिन दोनों देशों के बीच में देखें तो कुछ दूरी तक एक संबंध के तौर पे देखा जाता है। तो मूल रूप से इसके जो दो पड़ोसी या कहें जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो दो देशों से घिरी हुई है। इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको बड़े मैप पे हम देखने का प्रयास करते हैं और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। एक बड़े क्षेत्रफल में आप देखेंगे तो मंगोलिया का जो देश है इसका क्षेत्र देखने को मिलता है। दुनिया के जो विभिन्न देश हैं उनका जो क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल के साथ जो मंगोलिया है ये 18वें नंबर पे आता है। दूसरी बात करें तो ये पूर्वी एशिया में आप देखिए, एशिया के पूर्वी भाग में आपको ये देखने को मिलेगा। चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ ये एक लैंड लॉक्ड देश है। और भौतिक मानचित्र पर अगर आप देखेंगे, जो फिजिकल इसका जो मैप है इस पर अगर मंगोलिया की जो स्थिति है इसको अगर आप देखते हैं तो इस देश में जाएंगे तो कई सारे जो पठार हैं, जो प्लेटू हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, पहाड़ देखने को मिलेंगे, पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। कई सारे जो ऊंचे भाग है यानी टोपोग्राफी का स्तर पे काफ़ी विविधता यहाँ पर देखने को मिलेगी और बड़े बड़े क्षेत्र इस तरह के देखने को मिलेंगे। दक्षिण में आएंगे इस पूरा मंगोलिया के क्षेत्र में तो यहाँ पर जो मंगोलिया का साउदर्न पास्ट है तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो गोबी का डेजर्ट है, जो गोबी का पठार है, ये इसके दक्षिण के क्षेत्र में ये पूरा जो गोबी पठार है ये आपको क्या होगा देखने को मिलेगा। तो दक्षिण में पूरा जो पठारी क्षेत्र है ये क्या बोला जाता है तो इसे गोबी पठार कहा जाता है, जो पूरे दुनिया में देखें तो महत्वपूर्ण है। और इन इलाकों में देखेंगे तो जो घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं वो मैदान आपको देखने को मिल जाएंगे। तो घास से ढके हुए मैदान आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ के बायोम की बात करें तो जो स्टेपी बायोम है, स्टेपी जो बायोम है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पेड़ रहित जो मैदान है वो आपको देखने को मिलेंगे। घास के बड़े बड़े जो मैदान हैं वो आपको देखने को इस दक्षिण साउदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखें जो कुछ महत्वपूर्ण जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, अगर उन पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो देखिए, अगर इसके पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो अल्टाई पर्वत है वो आपको देखने को मिलेगा इसके पश्चिम भाग में। इसके अलावा देखें तो बीच में आएंगे तो खंगई जो माउंटेन है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खेंती जो माउंटेन है ये इसके उत्तर में आप यहाँ पर देखेंगे तो रूस से सटे हुए क्षेत्र में ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, यहाँ पर खेंती है, खंगई है, इसके अलावा अल्ताई है और इधर जो गोबी डेजर्ट वाला जो पूरा क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलेगा। मंगोलिया का सबसे जो ऊंचा स्थल है वो अल्टाई पर्वतीय क्षेत्र में ही आपको हुइतेन जो पीक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 4374 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। एशिया की जो सबसे बड़ी मीठे जल की जो झीलें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जो उवश नूर जो झील है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो यहाँ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण झील के तौर पे जानी जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 और जो झीलें हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे इधर देखेंगे तो जवान रिवर है, इधर देखेंगे तो टूल रिवर आपको देखने को मिल सकती है। इधर पूरब क्षेत्र में देखेंगे तो महत्वपूर्ण नदियां देखने को मिलती हैं। इनके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर मंगोलिया में जो मीठे जल की जो झीलें हैं वो सबसे अधिक है, उनका जो क्षेत्रफल भी है वो काफ़ी बड़ा है। और इसके अलावा देखें तो मंगोलिया में कई सारे जो दलदली क्षेत्र हैं, ग्लेशियर जो क्षेत्र हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं।
मंगोलिया का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, एक तरह से देखें जो अल्टाई पर्वतीय क्षेत्र से सटा हुआ ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस पर्वतीय क्षेत्र में अगर इसके उत्तर वाले क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यहाँ अक्सर भूकंप देखने को मिलते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर ज्वालामुखी आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ भूकंप देखने को मिलता है। तो बेसिक जो जानकारी है यहाँ पर हमने किसके बारे में ले लिया, मंगोलिया के बारे में, और पूरे घटनाक्रम को हमने समझा कि आखिर जो ये पूरा घटनाक्रम है आखिर ये क्या था, जिसके संदर्भ में ये कहा गया है कि खान क्वेस्ट में भारत की जो एंट्री है उससे अब चीन बौखला गया है। तो इस पूरे कह सकते हैं कि अभ्यास से जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे या फिर इस पूरे मुद्दे को हमने विभिन्न अलग अलग जो इसके आयाम हो सकते हैं उनके आधार पर समझा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।